साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आप सभी को बाल विकास सीडीपी का शुरुआत से तैयारी करना हो तो निश्चित रूप से आप सही जगह पर उपस्थित हैं। बिल्कुल आप सभी को चैप्टर वाइज तैयारी करने को मिलेगा, साथ ही आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बाल मनोविज्ञान कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है। निश्चित रूप से साथियों, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के इतिहास से लगातार प्रश्न बना है। पिछले 2023 के शिक्षक भर्ती में भी इससे प्रश्न बना है, उसे हम आगे देखेंगे भी। निश्चित रूप से साथियों, इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के इतिहास और इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको जानेंगे, और इसमें जो बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उन्हें भी, जितने भी सिद्धांत हैं उसको जानेंगे, और सभी के बाद फिर हम लास्ट में MCQ का तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है कहाँ से आया है। तो याद रखिएगा, यह जो है सबसे इसका मूल स्थान देखा जाए तो दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का एक जो है देखा जाए, दर्शन शास्त्र का एक शाखा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान से आया है शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान से हमें प्राप्त हुआ है बाल मनोविज्ञान। याद रखिएगा साथियों, इसका जो मूल उद्भव स्थान है वो दर्शन शास्त्र है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे बाल विकास का इतिहास जो कि कहाँ से शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में जो है पेस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक है, जिनके द्वारा बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। इन्होंने अपने 3 साल के पुत्र पर अध्ययन किया, और साथ ही साथ उसके बाद एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। याद रखिएगा साथियों, पेस्टोलॉजी जी का जो मनोवैज्ञानिक जो बुक रहा, बाल मनोविज्ञान पर एक बुक लिखा गया, उसका नाम रहा बेबी बायोग्राफी। याद रखिएगा, इसलिए बाल विकास का आरंभ जो है 18वीं शताब्दी को माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान का जो आरंभ किस सदी में हुआ, किस शताब्दी में हुआ। तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी को माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेन हॉल, जिसे बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन की शुरुआत की, अनेक संस्था स्थापना किए, बाल अध्ययन आंदोलन चलाई। याद रखिएगा, सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान में जो है प्रश्नावली का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया था, और इनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए ही इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और कई बार पूछा जा चुका भी है। आगे बढ़ते हैं। अगर भारत की बात आएगी, भारतवर्ष की बात आएगी कि भारतवर्ष में जो है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने में कौन जो है प्रयास किए या किसका योगदान रहा। तो याद रखिएगा गीजू भाई बधेगा जी का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो भारतवर्ष में बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ गीजू भाई बधेगा जी के प्रयास से हुई, और कहाँ सर्वप्रथम हुआ। तो याद रखिएगा कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 में भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई। तो साथियों, अभी 2023 में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का जो 2023 का पेपर है, उसी का हम एक कटिंग रखे हुए हैं, जो सेट ए में आप देख भी सकते हैं। 23वां प्रश्न में आपको मिलेगा जो है भारतवर्ष में बाल विकास का कब प्रारंभ हुआ था, तो ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 1930। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम जो बाल मनोविज्ञान का जो परिभाषा यहाँ पर रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का ये परिभाषा है। और वही बर्क के अनुसार देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। याद रखिएगा, बर्क ने बाल मनोविज्ञान की पहली परिभाषा दी थी। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान के जो पहली परिभाषा देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है, तो बर्क है। याद रखिएगा। और क्रो एंड क्रो के अनुसार देखा जाए तो 20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल माना गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। और वही जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया है। इस प्रकार साथियों, हम बाल मनोविज्ञान के जो है इतिहास और उसका कुछ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हुए उनके परिभाषा पर नज़र डालें। अब हम देखने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि देखा जाए तो सीडीपी का जो है आरंभ हो चुका है। सीडीपी में यही जो है फर्स्ट चैप्टर का महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, याद रखिएगा, बाल विकास की अवधारणा। तो चलिए साथियों इसे भी समझते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, याद रखिएगा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, लगातार चलती है, निरंतर चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा साथियों, बाल विकास के परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बिंदु हमें दिखाई दे रहा है या परिवर्तन, वो परिवर्तन है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। याद रखिएगा, परिवर्तन को इस विकास के परिभाषा में दो भागों में बांटा गया है, पहला है मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। पहले समझते हैं मात्रात्मक परिवर्तन क्या है। तो मात्रात्मक या संख्यात्मक, याद रखिएगा, मात्रात्मक परिवर्तन को संख्यात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। शारीरिक पक्ष में परिवर्तन जो होता है उसे मात्रात्मक या संख्यात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई एवं भार में जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। वही गुणात्मक परिवर्तन को देखा जाए तो गुणात्मक परिवर्तन संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, गामक और कौशल पक्ष में परिवर्तन से है। याद रखिएगा साथियों, गुणात्मक परिवर्तन जो है संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, गामक पक्ष या गामक कौशल पक्ष के में परिवर्तन से है। और एक प्रकार से देखा जाए साथियों तो मात्रात्मक परिवर्तन जब मात्रात्मक परिवर्तन होकर विकास होता है तो वहाँ पर वृद्धि, यहाँ पर शब्द का उपयोग होता है, वृद्धि होता है। और वही अगर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाता है, दोनों सम्मिलित होता है, तो वहाँ विकास का शब्दावली यूज होता है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आगे हम वृद्धि और विकास में अंतर भी देखने वाले हैं। उससे पहले हर्लॉक के अनुसार परिवर्तन की 4 श्रेणियां बताई गई है, इसे भी याद रखिएगा। आकार में परिवर्तन बताया गया है, और अनुपात में परिवर्तन, और पुराने लक्षण लुप्त होने में परिवर्तन, और नए लक्षण प्रकट होना। तो इस प्रकार 4 परिवर्तन जो है हर्लॉक के अनुसार बताया गया है। जबकि विकास में देखा जाए तो 2 परिवर्तन बताया गया है विकास की परिभाषा से, गुणात्मक और मात्रात्मक। अब हम देखेंगे विकास एवं वृद्धि में अंतर। याद रखिएगा, इससे भी लगातार प्रश्न बना है, घुमा घुमा के प्रश्न बना है, इसलिए हम जितने भी शब्दावली इसमें आया है साथियों उसको सभी को हम बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि या अभिवृद्धि, जिसे वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही शब्द है, याद रखिएगा साथियों, जिसका इंग्लिश में देखा जाए तो ग्रोथ होता है, और विकास को देखा जाए तो विकास को डेवलपमेंट बोला जाता है। तो वृद्धि या अभिवृद्धि होती है मात्रात्मक परिवर्तन या संख्यात्मक परिवर्तन से है, इसका मतलब। और वही विकास का देखा जाए तो मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें देखा जाए वृद्धि या अभिवृद्धि में, तो इसमें परिवर्तन जो होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे शरीर में चेंजेस आना, शरीर का बढ़ना, मतलब आकार परिवर्तन, लंबाई में बढ़ना, भार में परिवर्तन, तो इस प्रकार का जो होता है वो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। और अप्रत्यक्ष परिवर्तन जो है विकास में आता है, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। जैसे कि गुणों में परिवर्तन होता है, उसके मानसिक बौद्धिक विकास में परिवर्तन होता है, तो वो जो है विकास के रूप में दिखाई देता है। याद रखिएगा, विकास के रूप में आता है। तो जो है देखा जाए शारीरिक परिवर्तन को निश्चित रूप से वृद्धि या अभिवृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। और वही शारीरिक के साथ मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन को हम विकास की श्रेणी में, विकास के शब्दावली में हम उपयोग करेंगे। रचनात्मक परिवर्तन होती है वृद्धि या अभिवृद्धि, और वही रचनात्मक एवं विनाशात्मक या प्रक्रियात्मक परिवर्तन जो है विकास से संबंधित है। याद रखिएगा, ये एक एक जो शब्द है साथियों उन सभी से प्रश्न बना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास का एक छोटा रूप है, संकीर्ण रूप है। याद रखिएगा, वृद्धि जो है विकास का ही एक छोटा रूप है, संकीर्ण रूप है, जबकि विकास जो है एक विस्तृत या व्यापक अर्थ को संबोधित करता है। और वही देखा जाए निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित समय तक चलती है वृद्धि, और कुछ समय पश्चात वो वृद्धि जो है रुक जाती है, अर्थात परिपक्वता ग्रहण करने तक जो है वृद्धि की प्रक्रिया चलती है। फिर उसके बाद वृद्धि
का बढ़ना जो है चलना जो है वहीं पर रुक जाती है। जबकि विकास जो है निरंतर एवं सतत तथा आजीवन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हमने जितने भी तीनों चारों शब्दावली यूज हुए हैं उन सभी को हम इसमें ऐड कर दिए हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। वही देखा जाए तो वृद्धि को मापन करना, मापा या तौला जा सकता है, आसानी से इसे मापन किया जा सकता है, इसलिए मापन संभव है। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि को हम आसानी से हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। जबकि विकास में जो है देखा जाए डेवलपमेंट को मापना कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं होता है। निश्चित रूप से इसे निरीक्षण के माध्यम से इसका भी मापन किया जा सकता है और इसका जैसे कि निरीक्षण के माध्यम से उसकी कार्यक्षमता कैसी है, गुणों में कैसी वृद्धि हो रही है, ये सबको हम जो है देखा जाए तो निरीक्षण के माध्यम से हम मापन कर सकते हैं विकास में। याद रखिएगा जो देखा जाए तो आसानी नहीं होती, आसान रूप से नहीं दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। वही देखा जाए तो परिणाम संख्या में होती है। जैसे वृद्धि में दांत जो है 1 आ गया, 2 आ गया, इस प्रकार दांत की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है तो उसे हम वृद्धि के श्रेणी में रखेंगे। उस जो है संख्यात्मक होती है, परिणाम संख्या में मिलती है। जबकि विकास में जो है परिणाम गुणों तथा संख्या दोनों में मिलती है। जैसे कि दांत आने के बाद दांत का मजबूत होना और दांत का दूध वाले दांत टूटने के बाद नए दांत आना, तो उसकी जो है गुणों में और संख्या दोनों में देखा जा सकता है साथियों। वृद्धि एकांकी होती है, याद रखिएगा, एकांकी होती है और विकास के अनेक पक्ष है, बहुआयामी होती है, याद रखिएगा। इस प्रकार से यह जो है वृद्धि एवं विकास में अंतर है, इसे याद रखिएगा साथियों। निश्चित रूप से यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देखा जाए तो हमने जितने भी शब्दावली इनसे यूज होता है, प्रश्न बनता है, उनको सभी को शामिल कर दिया गया है। आपको इतना जो शब्दावली से अंतर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा साथियों, इसलिए हम आपको PDF अवेलेबल भी करा देंगे अपने टेलीग्राम में। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम देखने वाले हैं वृद्धि एवं विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो पूछा गया है उसे शामिल किए हैं। ज़्यादा परिभाषा हम इसमें नहीं शामिल किए हैं। तो निश्चित रूप से हरलॉग के अनुसार देखा जाए तो जो कि यूपी टेट 2017 में पूछा गया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह जो है हरलॉग के अनुसार है। वही स्किनर के अनुसार जो है CG टेट 2011 में पूछा गया है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। और फ्रैंक के अनुसार देखा जाए साथियों तो समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वह विकास कहलाते हैं। इस प्रकार साथियों विकास की जो परिभाषाएं हैं वो आपको देखने को मिला। अब हम देखने वाले हैं विकास के प्रमुख सिद्धांत, बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत। कुछ जो सिद्धांत है आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे साथियों, और कुछ जो है स्पष्टता दिखाई दे रहा है उसको देखकर ही समझ में आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बना है इन सिद्धांतों से वो निरंतरता के सिद्धांत से बना है, विकास के दिशा का सिद्धांत से बना है, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत से बना है। और वो सबसे ज़्यादा जो और देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है विकास के दिशा का सिद्धांत, जिसका जो क्रम है हम 2 प्रकार से देखेंगे, आगे हम देखने वाले हैं साथियों, क्योंकि इन सभी को हम डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। इसमें से 2 ही सिद्धांत को प्रमुख रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है उनमें से हम 2 ही सिद्धांत को देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे विकास की दिशा के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो है विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास का क्रम देखा जाए, विकास का क्रम पूछा जाएगा तो 2 प्रकार का क्रम है, मस्तकाधोमुखी क्रम जिसे सेफेलोकैडल भी बोला जाता है, और दूसरा है सामीप्यता क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल देखा जाए तो प्रॉक्सिमोडिस्टल दूसरा है। यह क्या है साथियों, इसे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार प्रश्न बना है और हमने अपने MCQ इसमें लास्ट में जो तैयार किए हैं उसमें इस टॉपिक से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार पूछा गया है, उसमें से लगभग 6-7 प्रश्न शामिल किए हैं इसी बस टॉपिक से। तो याद रखिएगा जो है दिशा के सिद्धांत में 2 क्रम हैं, याद रखिएगा, और वो 2 क्रम जो है सेफेलोकैडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल है, याद रखिएगा साथियों। इनके हिंदी नाम जो है अजीब अजीब है, बहुत प्रकार से पूछा जाता है, तो इंग्लिश में जो है एक ही है, इसे याद रखिएगा। जैसे कि
अभी हम देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर मस्तकाधोमुखी क्रम और सामीप्यता क्रम है, वहीं पर हम देखेंगे सिरा पदाभिमुख विकास जो है पहले को इंगित कर रहा है, और वही सामीप्यता क्रम को समीपस्थ दूरस्थ विकास भी कहते हैं। तो इसका जो इंग्लिश नाम है वो कभी नहीं चेंज होने वाला है, सेफेलोकैडल डेवलपमेंट और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे पहला, जिसे जो है सिरा पदाभिमुख विकास या शीर्षगामी क्रम भी बोला जाता है। याद रखिएगा साथियों, सिरा पदाभिमुख विकास को शीर्षगामी भी बोलते हैं और मस्तकाधोमुखी भी बोला जाता है। तो निश्चित रूप से इसका इंग्लिश नाम कभी चेंज नहीं होने वाला है। यह क्या होता है इसे समझते हैं। सबसे पहले विकास जो है इस क्रम में विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टॉय होता है, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। और दूसरा जो है अनुदैर्ध्य अक्ष में होता है, तीसरा लंबवत होती है। याद रखिएगा, यह जो है इनके शब्दावली है, सिर से पैर की ओर, अनुदैर्ध्य अक्ष में होता है और लंबवत होती है। निश्चित रूप से इन शब्दावली से प्रश्न बना है साथियों, और इसे हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे भी कि जो इस क्रम से जो है सिरा पदाभिमुख विकास से या शीर्षगामी विकास से इसमें जो है बताया गया है कि सिर से पैर की ओर विकास का क्रम जो है होता है। जैसे कि बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, सिर उठाना सीखता है, फिर हाथ पर कंट्रोल आता है, फिर कमर पर बैठना शुरू करता है, उसके बाद घुटने के बल, उसके बाद ही चलना शुरू करता है। अर्थात साथियों, सिर पर कंट्रोल, हाथ पर कंट्रोल, वो धीरे धीरे नीचे जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो कंट्रोल है वो ऊपर से नीचे आता है, या कहा जा सकता है सिर से पैर की ओर आता है। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समीपस्थ दूरस्थ विकास या अधोगामी भी बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा, अधोगामी क्रम भी बोला जाता है या सामीप्यता विकास का क्रम भी बोला जाता है, और इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। यह क्या होता है इसे समझ लेते हैं। इसमें जो है विकास जो है केंद्र से परिधि की ओर होती है, अर्थात जो है देखा जाए शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर जाता है, इस प्रकार समझ सकते हैं। ऐसे मध्य भाग से बाहरी भाग जाता है, विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भागों की ओर होता है। याद रखिएगा, सेंट्रल टू आउटवर्ड, इसे इंग्लिश में याद रखिएगा। जैसे साथियों, जैसे ऊपर में हम हेड टू टॉय देखे, उसी प्रकार सेंट्रल टू आउटवर्ड होता है। अर्थात रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी का विकास जो है पहले होता है, अर्थात देखा जाए तो मध्य शिरा से बाहरी शिरा में जाता है, तो रीढ़ की हड्डी मध्य शिरा में होता है, तो रीढ़ की हड्डी का विकास पहले होता है, फिर हृदय का विकास होता है, फिर हथेली का विकास होता है, उसके बाद ही उंगलियों के माध्यम से वह पकड़ना सीखता है। तो निश्चित रूप से साथियों, यह जो है समीपस्थ दूरस्थ विकास या अधोगामी प्रक्रिया में आप समझें। अब हम देखने वाले हैं दूसरा जो वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे समझते हैं। विकास के दौरान कुछ अंगों का विकास बहुत ही तीव्रता के साथ होता है और कुछ अंगों का मंद गति से होता है। जिन अंगों का विकास तेजी से होता है, बीच बीच में तब तक रुक जाता है जब तक कि अन्य अंगों का विकास संतुलित नहीं हो जाता। इस प्रकार से तीव्र व मंद परिवर्तनों में एक चक्र बन जाता है, इसलिए इसे चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत भी कहते हैं। आइए इसे चित्र से समझते हैं। यह जो है विकास यात्रा का प्रारंभ बिंदु है, और इसमें जो है देखा जाए तो ये चक्राकार ऐसे ऐसे घूमते गए हैं, देख सकते हैं साथियों कि आगे बढ़ने की दिशा, फिर पीछे मुड़कर पहले के विकास को स्थायी बनाने के प्रयास, अर्थात कुछ जो है मतलब तेज़ी से विकास होता है और उसे और अधिक स्थायी बनाने के लिए पीछे मुड़ा भी जाता है, इसलिए यह चक्राकार मोड़ ले लेता है। विकास के इस रूप में लंबवत सीधा नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें जो है बोला गया है कि इस सिद्धांत से विकास का जो विकास होता है वो लंबवत या सीधा नहीं होता है, ये बोला जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों, यह दो सिद्धांत है जिसमें से प्रश्न लगातार बना है। अब हम इन सभी के जितने भी हम ऊपर कॉन्सेप्ट समझे हैं, जितने भी फैक्ट जाने हैं, उन सभी से बनने वाले जो एमसीक्यू है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, उन सभी को देखेंगे। चलिए दोस्तों, एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न तरफ नज़र डालते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में
सर्वाधिक उपयुक्त है। साथियों यह छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा जा चुका है। साथियों आप जरूर अवलोकन करके देख भी सकते हैं। यह पूछा गया है, सबसे पहले जो विकास के परिभाषा में 2 परिवर्तन आया है उसी पर है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो निश्चित रूप से साथियों आपको सी जो दिखाई दे रहा है ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने में समय नहीं लेने वाले हैं। मनुष्य में विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं से होती है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कीजिए। याद रखिएगा साथियों, गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है वजन, ये तो जो है मात्रात्मक परिवर्तन से है, इसे मापा जा सकता है। बाल भी, दांत भी, तो निश्चित रूप से ये सभी मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत है। याद रखिएगा। और एक जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी, दृष्टि जो है गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है साथियों, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका जो ऑप्शन पहला दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। याद रखिएगा, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। और यदि नेक्स्ट शब्दावली में जानेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ती है। याद रखिएगा साथियों, विकास कैसे आगे बढ़ता है तो 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और सरल से जटिल की ओर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। निश्चित रूप से ये सही है साथियों। और ऑप्शन बी देखते हैं, वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित रूप से साथियों हम ऊपर देखे भी हैं, वृद्धि जो है स्थिर होती है, एक निश्चित समय के बाद वो रुक जाती है, किंतु विकास जो है सतत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है साथियों। और नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि और विकास जीवन भर चलता है, तो ये भी जो है गलत होगा, क्योंकि वृद्धि नहीं चलती, केवल विकास जीवन भर चलता है। तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो है दोनों आ रहा है। तो ऑप्शन सी देख सकते हैं, ए और बी जो है दोनों सही हैं, तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन खाली स्थान ने दिया। तो याद रखिएगा साथियों, हमने ऊपर इस परिभाषा को देखे भी हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हरलाग के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। कौन सा कथन असत्य पूछा गया है साथियों? तो ऑप्शन पहला देखें तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो निश्चित रूप से साथियों हमें समझना जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन 2 देखते हैं, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, तो ये तो सही कथन है। आगे बढ़ते हैं। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो निश्चित रूप से ये भी कथन सत्य है। और चौथा देखा जाए तो विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से ये भी कथन सत्य है। और असत्य है तो ऑप्शन 1, तो यह जो है कूट संबंधी है, केवल एक जो है इसका असत्य है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है। तो साथियों याद रखिएगा, विकास की प्रक्रिया एक दिशी नहीं होती है, यह बहुदिशी होती है, बहुआयामी होती है, तो ये कथन तो असत्य है, गलत है। यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, तो ये भी कथन असत्य है साथियों, केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करती, वातावरण पर भी निर्भर करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये भी असत्य है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, तो निश्चित रूप से ये सत्य कथन है। और विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो केवल वातावरणीय या केवल आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होती, दोनों का कॉम्बिनेशन से प्रभावित होती है, तो ये भी असत्य होगा। तो जो सही है वो ऑप्शन सी है, याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आएगा। आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी या संपूर्ण जीवों की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसे जो है समृद्धि कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, ये भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की भर्ती में पूछा जा चुका है। आप निश्चित रूप से देख भी सकते हैं साथियों। ऑप्शन ए देखते हैं, विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सत्य है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, तो आगे भी देख लेते हैं। पहले, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से होता है, तो ये भी सत्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। और नहीं तो निश्चित रूप से साथियों विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो कथन असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जो है असत्य कथन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विकास शब्द में निहित है केवल संरचनात्मक बदलाव, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से ये सीजी टेट 2011 में पूछा जा चुका है साथियों। इसका जो इस कथन को जो दिए हैं जो मनोवैज्ञानिक, उसका नाम है स्किनर, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो निश्चित रूप से साथियों बालक का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहला स्थान जो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं, विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होती है, निश्चित रूप से ये सही है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, तो साथियों सांस्कृतिक परिवर्तन से बिल्कुल विकास जो है प्रभावित होती है, ये कथन असत्य है या सही नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलती है, निश्चित रूप से ये भी सही है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होती है, तो निश्चित रूप से ये भी सही है। और असत्य है, सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, विकासात्मक दिशा के सिद्धांत में शामिल है, तो अभी हम ऊपर देखे भी हैं विकासात्मक विकास की दिशा के सिद्धांत में, तो शीर्षाभिमुख सिद्धांत और समीप दूराभिमुख सिद्धांत दोनों हैं, तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 1 और 2 दोनों इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है, तो याद रखिएगा शीर्षगामी सिद्धांत जो है गामक विकास पर सिद्धांत पर, गामक विकास अर्थात इसको देखा जाए तो मोटर डेवलपमेंट पर जो है लागू होता है साथियों, जिसे गामक विकास भी बोलते हैं, तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है, तो याद रखिएगा साथियों यह जो है निश्चित रूप से बॉल या गेंद को वह जो है उंगलियों के माध्यम से पकड़ने से पहले वो जो है गेंद को फेंकने में ज़्यादा वो जो है क्षमता हासिल कर लेता है, तो निश्चित रूप से साथियों यह जो है हमारा अधोगामी सिद्धांत अर्थात जो है समीप दूराभिमुख अर्थात उसे जो जिस दिशा के सिद्धांत में केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, जैसे कि हृदय का जो है मजबूती पहले आता है, हृदय का विकास पहले होता है, फिर आगे बढ़ते जाता है तो भुजा जो है फिर उंगलियों तक पहुंचता है धीरे धीरे, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा अधोगामी, या इसे बोला जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है दूसरा प्रकार में हम देखे थे विकास के दिशा में, उसमें आएगा, जबकि शीर्षगामी सिद्धांत में सिर से पैर की ओर जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी है। जब इस प्रकार का प्रश्न आए, यह बिहार के जो है टेट में पूछा जा चुका है, इसलिए हम वहाँ से भी उठाए हैं।
तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संशोधन होगा, याद रखिएगा। 19वां है विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो याद रखिएगा सिरह पदाभिमुख अर्थात सेफेलोकैडल। सेफेलोकैडल का नाम से स्पष्ट है साथियों, सेफेलो मतलब होता है सिर और कैडल मतलब होता है पूंछ, अर्थात सिर से पैर की ओर जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का। तो निश्चित रूप से शुरू में एक बच्चा जो है अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार प्रगति को क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से साथियों यह भी केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, अर्थात देखा जाए तो समीपस्थ दूरस्थ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति पर यह प्रगति को इंगित कर रहा है। निश्चित रूप से इसी का योगदान है। दूसरा प्रकार है, दूसरा क्रम है जो हम विकास के दिशा का सिद्धांत पढ़े, उसमें जो है 2 क्रम बताया गया है, सिरह पदाभिमुख और समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। तो निश्चित रूप से सिरह पदाभिमुख में सिर से पैर की ओर जाता है और समीपस्थ दूरस्थ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति में जो है केंद्र से बाहर की ओर जाता है। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बहुत ही जल्द वीडियो आएगी। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का भी अपडेट मिल सके। साथियों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।